ओके। नमस्कार सक्षम जी। हमारे बीच में है सक्षम जी। इकोनॉमिक्स के एक अच्छे स्टूडेंट हैं। मैं नहीं बोलता कि बहुत बड़े ज्ञाता हैं, पर एक अच्छे स्टूडेंट हैं और हमेशा चर्चा के लिए ये इनका एक तर्क रहता है। और मैंने इनसे आज रिक्वेस्ट की कि सर मुझे थोड़ा सा आपसे चर्चा करनी है। तो टॉपिक है हमारा जो ये सेंट्रल बैंकिंग के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्त। तो मेरा प्रश्न आपके सामने ये है कि जो जो ये जिसको हम कहते हैं, ये जो मॉडर्न नोट छापने की जो व्यवस्था है, जिसको हम फिड्यूशरी मनी भी कहते हैं या एक फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि पैसा जो है बैंक से जब लैंड करते हैं तो कागज़ में पैसा क्रिएट कर लेते हैं उस अमाउंट में, नेट में, ठीक है जी। और फिर आरबीआई से उस अमाउंट में पैसा का संख्या बन जाती है। मतलब जब शुरू में जब पैसा बना, मतलब कई विद्वान ऐसा कहते हैं, एक आजकल एक विद्वान है एमएस जो कि बिटकॉइन स्टैंडर्ड किताब लिखी उन्होंने, वो ये बोलते हैं कि जब शुरू में पैसा बना, कागज़ का पैसा बना, तो वो गोल्ड बैक था कि भाई इतना गोल्ड है और इतना हम पैसा छापेंगे। आज क्या हो गया, गोल्ड कई अनुपात में कम हो चुका है और पैसा आप कई अनुपात में छाप रहे हैं और हर साल पैसा आप पहले से ज़्यादा छाप रहे हैं। इससे इन्फ्लेशन आ रही है और इन्फ्लेशन लोगों को मतलब इंडायरेक्टली लूट रही है, महंगाई आ रही है। तो इसके विषय में आप कैसे देखते हो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आपकी क्या राय है? सर पहले तो जो क्रेडिट क्रिएशन है बैंकिंग द्वारा, हाँ, बैंकिंग द्वारा, बिल्कुल। तो जो लीगल रिजर्व रेशियो है जिसमें हाँ, जो कैश रिजर्व रेशियो है, कुछ बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखते हैं और कुछ अपने पास ही रखते हैं एसएलआर में। तो सर जो क्रेडिट क्रिएशन का है, जो लेमन का भी है, तो उसमें ये है कि जो सबसे बड़ा है कि जो क्रेडिट क्रिएशन की फर्स्ट वैल्यू है, मानो आपने 10,000 रुपये पहले ही प्राइमरी डिपॉजिट करवाया है, ठीक है सर, उसका रिजर्व रेशियो आपका लगा है कुछ परसेंट में, ठीक है। तो जैसे आपने 250 या 2% या 2.5% है, तो आपने 250 रुपये या 2,500 रुपये रखा, 1,000 या 10,000 के रूप में। बाकी आपने लैंड कर दिया, इतना अपने पास रख दिया। अच्छा, आप बात करें जो सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक को पैसा जा रहा है। ओके ओके ओके, तो ठीक सर है। जब इनका जब फाइनली क्रेडिट क्रिएशन होता है ना, हाँ। जब टोटल अमाउंट क्रेडिट होता है, जो रिजर्व रेशियो है ना, जब रिजर्व रेशियो टोटल होके पहुंच जाती है उसी प्राइमरी अमाउंट के बिल्कुल इक्वल ना, कि जो प्राइमरी अमाउंट 10,000 किया था, अब रिजर्व रेशियो का टोटल जब हमने किया, जब तक हम क्रेडिट क्रिएट तब तक करते हैं जब तक वो प्राइमरी डिपॉजिट आपके उस रिजर्व से बिल्कुल मैच ना जाए, इक्वल ना जाए, उसके बाद वो रुक जाता है। वो बैंकिंग का नियम होता है। और जहाँ तक कि सर आपने बात की, तो सेंट्रल बैंकिंग हमेशा टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन 4% से ±2% के बैंड गैप में ही रहे, इसके एक्सटेंड ना करे। और रही बात जो आप ये कर रहे हैं, तो सर ये जो इन्फ्लेशन है, ये जनरली तब बढ़ती है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड वगैरह भी बहुत बढ़ जाए, डिमांड पुल या कॉस्ट पुश हो जाए, तो सर इसके कारण भी बढ़ जाती है। जब आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो या एक्सचेंज रेट आपकी हाई जाए, तो आपका ISLM कर भी IS कर राइट में शिफ्ट हो जाता है, तो ये दिखाता है जनरली मोर प्रोडक्शन हो जा रही है। फिर आपको अपनी LM कर को राइट की तरफ मोड़ना पड़ता है, आपको मनी सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ती है। उसमें सर आपका फिर ऐसा होता है कि फॉरेन कंपनीज एक्सचेंज रेट को हाई करती है, क्योंकि वो एकदम से पैसा निवेश करना चाहती है फायदे के लिए, तो फिर बैलेंस में इक्विलिब्रियम द्वारा आता है। सो ये शिफ्टिंग चलती रहती है, जो आउटपुट को तो करती है, बट अगर आउटपुट जाता है तो एम्प्लॉयमेंट भी उससे बढ़ जाती है। तो इसका सर एक सिंपल सा है, तो बैंक अपनी दो ही टूल को यूज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, और इसको कभी सप्लाई को रोक लेता है, कभी बॉन्ड को मार्केट में उतार लेता है कि लोगों से पैसा खींच लेता है बॉन्ड बेच के, कभी बॉन्ड को रिलीज कर लेता है अगर इन्फ्लेशन है तो दूर करने के लिए, या डिमांड नहीं है तो उसको बढ़ाने के लिए, तो फिर बॉन्ड बेच देता है। सर इस तरह से क्रिएट करता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ये सर मेरा एक प्रश्न देखो, मुझे पता है शुरू में जो आप बेटा मेरे को एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वो मुझे लगा कि आप मेरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आरबीआई से कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक से फिर आगे लैंडिंग किस तरह से कमर्शियल बैंक उसको सेफ कैसे करना ना। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, जब जो नोट छपते हैं ना, मतलब छपता तो आजकल कम है, डिजिटल जो नोट बनता है, जैसे मैंने बैंक से 20 लाख का लोन लिया, जैसे मैं बैंक में लोन लेने जाऊंगा, मेरे खाते पे मेरे बैंक में 20 लाख का अकाउंट आ गया, वो आंकड़े आ गए, मैं जहाँ यूज़ करूँ कैश बनेगा। पर बैंक ने क्या किया कि 20 लाख मेरे नाम चढ़ा और उस अमाउंट में आरबीआई से वो आंकड़ा वेरीफाई हो करके मेरा 20 लाख बन गया। उसके अनुपात में उन्होंने गोल्ड और वो चीज़ें नहीं रखी है, वो पैसा सिर्फ मानक पैसा है ये बोल रहा हूँ मैं। अप्रॉक्स ज़्यादा तो 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है, जिसमें 182 कैश में भी, बाकी ऐसा करके 120 समथिंग कैश और बाकी गोल्ड के रूप में रखना पड़ता है। तो इतना कंपल्सरी होता है कि बैंक को। नहीं, पर मेरा प्रश्न है बेटा, आज जो भारत की मनी सप्लाई, मैं जानता हूँ एकदम खड़े पाँव आप नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता, कि मान लो आज भारत की टोटल मनी सप्लाई 100 रुपया है, ठीक है जी, क्या उस 100 रुपये के अनुपात में गोल्ड है हमारे पास आज? किसी भारत छोड़ो किसी देश में है उस अनुपात? सर गोल्ड ऐसा तो नहीं कि 10 पैसे का गोल्ड है और 100 अनुपात उसी रेशो में, तो सर फुल्ली बैग्ड मनी है ना, फुल्ली बैग्ड नहीं है ना, फुल्ली बैग्ड मनी हो भी नहीं सकती सर, ये बहुत ही मुश्किल है। अगर फुल्ली बैग्ड मनी आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये भी इन्फ्लेशन को जन्म। अच्छा, अब इसको इस तरह से लो आप, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के थ्रू पैसा छाप करके इनडायरेक्टली लोगों को लूटा भी जाता है उनकी वेल्थ से? मतलब मानते हैं आप इन्फ्लेशन इनडायरेक्ट वे है टैक्सेशन? वो काफी ज्यादा इकोनॉमिस्ट ऐसे कॉन्फ्रेंस क्यों है?
कि जब पैसा छाप के बहुत सारा इन्फ्लेशन जनरेट भी किया जाता है सर, वो मार्केट को बेसिकली एकदम से लिविंग स्टैंडर्ड राइज करने से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, कई बार नहीं मिल जाती है। तो शॉक्स होते हैं, डिमांड शॉक और सप्लाई शॉक। अगर डिमांड शॉक बहुत ज़्यादा हो जाए कि डिमांड एकदम से एक्सटीड हो चुकी है सप्लाई के, तो डिमांड शॉक को कम करने के लिए गवर्नमेंट पैसा छीन लेती है, और ऐसे सप्लाई शॉक को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट पैसा फेंक देती है कई बार। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे से देखो आप, ये भाई साहब इधर दिखाना। देखो सर, ये मेरे पास 100 रुपये है ना जी, इसमें लिखा मैं धारक को 100 रुपये देने का वादा करता हूँ। अब मेरा प्रश्न है, देखो आज की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मैंने ये 100 रुपये लिया और किसी मंजे में छुपा दिया 5 साल के लिए, गिजिया दिया, ठीक है जी। आप देखेंगे क्या 5 साल का जब मैं 100 रुपये को निकालूंगा, क्या ये 100 रुपये सच में रहेगा? जो धारक को वादा है 100 रुपये देने का, आज जो मैंने मेहनत करके कमाए, क्या इसकी रियल वैल्यू 100 रुपये रह जाएगी बेटा 5 साल बाद, या कहीं 80 रुपये हो जाएगी रियल वैल्यू? इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रियल वैल्यू घट जाएगी, धोखा हो रहा है। इन्फ्लेशन कम होता है तो रियल वैल्यू बढ़ जाएगी। जब भी कोई कंट्री ग्रो करती है और उसके डॉलर या उसके रुपए की अगर वैल्यू बढ़ती है तो इसका मतलब एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। और देखो फिर इससे क्या हो रहा है, ये जो रिच डैड पुअर डैड वाली बुक आ रही है, जिसमें भाई साहब बता रहे हैं कि लोनिंग से आप रिच हो रहे हैं, मतलब जिन्होंने ओन किया है और उनको फायदा हो रहा है, जो सेविंग कर रहा है घाटे में जा रहा है। तो जब बैंक से एक्चुअली ना, जब आप मोर सेविंग करते हैं ना तो सेविंग का कुछ पार्ट बढ़ जाता है। जब आप सोल्वो मॉडल ऑफ ग्रोथ पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो सेविंग को ही है इन्वेस्टमेंट फंक्शन के एस फंक्शन ऑफ वाई कर दिया जाता है। तो इनकम का फंक्शन है सेविंग पर, थोड़ा सा आप इसको सरल भाषा में, रेस्ट सेविंग है, मतलब जो टोटल कंजप्शन है उसमें ऐसा होता है कि हम सेविंग ही खाते हैं, पर कुछ जो सेविंग बच जाती है उसको कहीं ना कहीं पब्लिक इन्वेस्ट करती है, ऐसी एजम्पशन लगाई। पर बेटा मेरी बात सुनो, तो वो भी आज के ज़माने में क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत के लोगों ने 100 रुपये सेव किया, क्या वही पूरा 100 रुपये सेविंग में जा रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट में जाएगा, या बैंक एक्स्ट्रा नोट छाप करके बहुत सा पैसा ऐसे भी सेविंग में लगवा रहे हैं? नहीं सर, एक्स्ट्रा पैसे छापने जाते हैं, ये एजम्पशन लगाए जाते हैं कि इतने यूजर जो रैशनल है कि एकदम से सब नहीं आ जाएंगे भीड़ और एकदम से सब बैंक से पैसे वापस मांगेंगे। ये एजम्पशन लगाई जाती है कि एकदम से कुछ नहीं हो रहा है, और अगर एकदम से भी कुछ होता है तो इतना भी एजम्पशन नहीं लगाया जाता कि सब, मान लो 80% अगर देश की जनता आ गई तो उतना, या 70% है कि उतनी बैंकिंग रख जाती है। ये एजम्पशन तब भी लगाया जाता है कि 30% अभी भी नहीं आएगी। नहीं, आप चले गए कि बैंक कैसे डील करता है। नहीं सर, आप बता रहे, मैं जा रहा हूँ कि अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि अगर जनता चले जाती है बैंकों में, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने पहले जो मॉडल एक्सप्लेन किया, सोलो मॉडल, कि जैसे सेविंग की हमने, भारत के लोगों ने 100 रुपये सेविंग की, तो क्या वो 100 रुपये सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में ही लगेगा? नहीं सर, सिर्फ वही लगता है कि एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है करके? उसमें एक्चुअली क्या स्टार्ट होता है, जो गोल्ड पॉइंट होता है उसमें दिखाता है कि जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है तरह से इक्वल हो चुकी है, उसके ऊपर जो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट हाई हो जाती है, नीचे जाती है सेविंग। मतलब आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं कि आप पुअर पीपल, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, जो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम में हम पैसा कई गुना सर्कुलेट करते हैं, पैदा करते हैं, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट में घुस जाता है ना एक्स्ट्रा। वेलोसिटी शॉर्ट, मतलब उसमें जब हम ट्राई करते हैं क्वांटिटी थ्योरी में तो वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट होती है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं देखा जाता ना रियल वर्ल्ड में। तो वेलोसिटी चेंज होती है, एक ही नोट 10 बार घूमता है। सर मानो आप 100 रुपये है, आपने 100 रुपये रखा तो आपके पास 100 रुपये, आपने मेरे हाथ में 100 रुपये, तो यूज वैल्यू, तो ये सर ये 200 हो गया। मतलब नोट कम है, जो सर क्रिएशन है ये 1000 रुपये है, पर ये क्रिएट के करिए। सर मैंने आपको जो स्टार्टिंग बोला कि क्रेडिट क्रिएशन एक 10,000 रुपये, पर इसने मनी कितनी क्रिएट कर दी, 1 लाख रुपये। वही तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है ना बेटा, घूम रहा है। पर सर इसके लिए मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी है, अगर कल को हाथ से निकल जाएगा, डिमांड बहुत बढ़ा देता ना, सप्लाई उसको पूरा नहीं कर पा रही, तो बॉन्ड को मार्केट में उतार दिया जाएगा, बॉन्ड प्राइस हाई हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट आपका बिल्कुल ही सर इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट लो होने के कारण वो आपका जो बॉन्ड प्राइस है वो हाई होने के कारण ले लेंगे लोग। एक बात और बताएंगे आप, देखो इस एक्सेस मनी प्रिंटिंग से क्या आज इंटरेस्ट रेट नाम की कोई चीज़ है बैंक में, अगर मैं खाता एफडी करता हूँ, सच में वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? सच बताओ, कर पाती है बेटा? सबसे बड़ी बात इफेक्टिव इन्फ्लेशन, एक तो गवर्नमेंट का डाटा है ना, इन्फ्लेशन 5%, इफेक्टिव इन्फ्लेशन को बैंक में मैंने एफडी किया, बीट कर पाएगी या नहीं, क्या लगता है? रियल कॉस्ट तो कुछ बोला नहीं जा सकता कि रियल तो फिर लोग बिटकॉइन या गोल्ड या लैंड क्यों ले रहे हैं? सर क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है बेसिकली। बेसिकली लोगों में अजम्पशन हमेशा से पुराने टाइम से रही है कि लैंड और गोल्ड लैंड और गोल्ड मोर सिक्योर है, क्योंकि सर सबसे बड़ी बात है लैंड और गोल्ड को ज़्यादा लाया नहीं जा सकता, जितना लिमिटेड सोर्सेज है कि भाई गोल्ड की भी लिमिटेशन माइनिंग है, और उसकी जो है लैंड की लिमिटिंग। सर मिंटिंग माइन जो होती है ना नोट्स की, उसको भी सर बढ़ाया नहीं जा सकता, एक्सीड कर देंगे मनी सप्लाई। तो जर्मनी में जो 1920 में था कि 45 करोड़ रुपए की ट्रॉफी मिल रही थी, फिर वो हो जाएगा। आजकल तो कॉन्स्टेंटली एक्सेस छाप रहे हैं, फ्रैक्शनल रिजर्व में हर साल मनी सप्लाई बढ़ रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, अभी आप देखेंगे मनी सप्लाई उतनी बढ़ रही है जितना मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड को रोकने के लिए कर रहा है। हर साल बढ़ रही है सर, जितना ग्रोथ होगी, जीडीपी जितनी ग्रोथ से बढ़ेगी तो मनी सप्लाई उसके डिमांड में बढ़ेगी, जितनी डिमांड होगी। अगर उस डिमांड को सर हम वैसा रखकर मनी प्लान नहीं बढ़ाते हैं तो बहुत ज्यादा इशू आ अच्छा, एक क्वेश्चन और, फिर मैं उसको पढ़ रहा था, मैंने एक्चुअली छुट्टियों में क्या किया, आपसे जब डिस्कशन हुई मैंने
वॉन मिसेस को पढ़ा, उनकी किताब है मनी सप्लाई के ऊपर। तो वो एक बात बोल रहे थे, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो बोलते कि केन्स के टाइम से हमें ये सिखाया गया कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होनी चाहिए, मानते हैं आप? केन्स हमेशा बात करता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती, थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि प्रोडक्शन हो, ठीक है जी। सर अगर वही बात आ जाएगी तो मेरा प्रश्न है, क्या प्रोडक्शन लोग क्योंकि उनका जो पैदा कर रहे हैं उसका रेट बढ़ेगा इसलिए करते हैं, या नीड के लिए करते हैं? प्रोडक्शन क्यों होती है? बेसिकली नीड की वजह से होती है या उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है इसलिए? मैं इसको कुछ अलग ही कांसेप्ट से जोड़ूंगा। हाँ, बोलो। अगर आप पहले बोलेंगे सब्सिडेंस, मतलब सब्सिडेंस लाइफस्टाइल ना, तो पहले तो नीड के लिए होता है। जब आप देखेंगे सर पुअर में ना, पुअर में एपीसी और एमपीसी हमेशा ज्यादा रहता है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी, बिल्कुल। बल्कि सेव कम रहता है एपीसी, मतलब एपीएस हमेशा कम रहता है एपीसी से पुअर के केस में। पुअर के केस में इसलिए वो हमेशा कम रहता है कि पुअर के पास अगर 100 रुपया हाँ, वो यूज उसका करेगा, 80 जाएगा, उसको मनी से बिल्कुल मनी 100 रुपए की उसको इतनी यूटिलिटी मिलेगी जितनी अमीर को 100 रुपए नहीं मिलेगी। बिल्कुल 500,000 की सोचेगा, क्या अमीर के पास इतना पैसा होगा, 1000 खर्च मिलेगा तो उसका इतना बैक पड़ा, बहुत नाइस, उसकी एमपीसी बहुत मतलब इतनी नहीं इफेक्ट होगी। तो सर वही बात है कि पहले सब्सिडेंस लेवल ऑफ लाइफ के लिए करते हैं, अपनी नीड्स के लिए। जब वो अपनी नीड्स ऊपर उठ जाते हैं ना, जिसको बोलते हैं एक्चुअली में ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी हो रही है, तब वो तो सेविंग उसके साथ। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया फिर इसी से कि ये 10 साल में बूम बस्ट क्यों होते हैं बेटा? मतलब कई बार बुल रन लगता है और बाद में आपकी सारी एसेट कोलैप्स हो जाती है। ये कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा नहीं, ये मार्केट गलती लैंडिंग से नहीं जुड़ा। नहीं सर, ये मार्केट की गलती है, मार्केट का नियम है ना। मार्केट एक तो अनसर्टेन होती है, मार्केट का जैसे वॉर होगी, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गए, डिजास्टर, जैसे हिमाचल में डिजास्टर सर इसने रिसेशन वो मान गया मैं सब, तो अनसर्टेन होती है। आप इसका पहले से यूएस में हाउसिंग क्राइसिस क्यों है? वो क्या करना? यूएस में हाउसिंग क्राइसिस में सर लोगों ने बिल्डर्स ने इतने घर क्यों बना दिए? केन्स ने बहुत अच्छा अपने बुक में भी कोट किया ना कि यूएस में जो रिजर्वेशन प्राइसेस था ना सर, एक्चुअली रिजर्वेशन प्राइसेस पी स्टार होता ना, जो फर्स्ट जैसे मैं आया हूँ बाहर तो मैं आपके उसके लिए पहले एक डील करूंगा कि इतने में भाई बुक कर दे घर, तो बाकी आएंगे या तो उसकी रीच में देंगे या तो उससे कम, जितना कम जाएगा उसको फिर उतना। जैसे आपको कॉलेज के बिल्कुल पास घर चाहिए तो 10,000 पे, थोड़ा दूर चाहिए 9,000, थोड़ा दूर। तो सर लैंडर्स ने वहाँ फायदा उठा के इंक्रीज किए प्राइसेस रिजर्वेशन के भी ऊपर, जिसके कारण वहाँ क्राइसिस आया, वहाँ पे कैपेसिटी कम हुई। वो कहीं ना कहीं उनको एक्सेस बोरोइंग से तो नहीं हो रही, जो पैसा एक्स्ट्रा छप रहा है उससे उनको बोरोइंग करने का मौका मिल रहा है। ये तो अभी तक इससे पता नहीं चला कि एक्सेस बोरोइंग से हो रहा है, बट सर एक्चुअली एक्सेस बोरोइंग नहीं होती, उसको लेके फिर इन्वेस्ट करने। एक्सेस वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं मैंने एक जगह पढ़ा था, इसका एक्सेस वेलोसिटी बोलते हैं कि पैसा ज्यादा ही घूम जाता ना ज्यादा, तो मनी क्रिएशन। अब मानो 100 रुपए का नोट 2 के हाथ में घूमना तो 200 हुआ, अब 6 के हाथ में घूमेगा तो फिर सर वो 600 हो जाएगा। पैसा तो जितना घूमेगा बेटा अच्छी बात नहीं सर, पैसा तो है ही। पैसा अगर घूमेगा तो इसका मतलब है कि नोटों की जरूरत और भी पड़ रही है। अच्छा, एक बात लास्ट क्वेश्चन, डिप्रिसिएशन हो जाएगा। मनी है क्या चीज? सर मनी एक वैल्यू, आपके शब्दों में वैल्यू, सर वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये सोशल गुड है, स्टोर ऑफ वैल्यू है मनी, या एक सोशल गुड है? सोशल गुड तो नहीं मैं सर बोलूंगा इसको ना, ऐसा मतलब समाज की एक चीज है मनी, किसी मतलब कमोडिटी की वैल्यू को मेजर करती है, स्टोर करती है, वो उसका मेन काम है, या यूज फ्यूचर की पेमेंट्स को भी, डेफर्ड पेमेंट्स को भी करती है। हाँ, तो वो कीज यही तो वो दूसरे व्यक्ति में बोल रहा है अनसर्टेन है ना। नहीं देखो ना, मेरी बात सुनो, मैंने आपके घर में काम किया, आपने मुझे 500 रुपये दे दिए, बजाय आटा देने के बजाय 500 मैंने आपसे लिए। मैंने इसलिए लिए क्योंकि इस पैसे को जोड़कर मेरी बेटी जो पढ़ रही है दूर, मैं उसको पैसे भेजूंगा, वो पढ़ सकती है। एक्चुअली ना फिर वो बात आ जाती है इसमें लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ना मॉडलिंग की। तो वो बोलता है कि पहले तो उसमें बड़ा अजीब सा अजम्पशन है कि पहले तो यूजर कमाता है, उसको प्लान पता है कि मैं नौकरी लगूंगा, तो वो सेविंग स्टार्ट करना लग जाता है। एक लाइन जाती है वो दिखाती है उसकी कंजप्शन, जो नीचे से स्टार्ट होती है हॉरिजॉन्टली, जो जितने का ऊपर का जो कर्व का पार्ट है ना सर, जो वो दिखाता है इन्वेस्टमेंट, तो धीरे धीरे वो दिखाता है कि सेविंग नीचे कंजप्शन ऊपर सेविंग। वो दिखाता है कि जब पीक पे होता है ना वो, तो कंजप्शन ज़्यादा करता है, सेविंग कम। पर जो रेस्ट ऑफ सेविंग करता है ना सर, वो एक टाइम के बाद 45 ईयर्स के बाद या जब रिटायरमेंट के बाद वो सेविंग को यूज़ करने लग जाता है। वो इसी अजम्पशन से करता है कि फ्यूचर में जाके ये सब होगा, फ्यूचर के सारे अजम्पशन पे के कारण नहीं वो सब कुछ। अच्छा सेक्शन में एक और बड़ा खतरनाक सवाल, जो इक्विलिब्रियम का मॉडल आपने लिया है, क्या ये फिजिक्स से तो नहीं उठाया है? पूर्वमान तो कह रहे हैं फिजिक्स से उठाया है सर कई जो, और क्या फिजिक्स के लॉज को हम मानव के व्यवहार से लगा सकते हैं कि नहीं, यानी कि इकोनॉमिक साइंस है कि नहीं? मैं आपसे ये निकाल रहा था, बोलिए आप, ये साइंस है कि नहीं? जब पॉल करगर मेरा थे वो थोड़े मतलब आइडियलिस्ट टाइप लोग थे, वो बोलते थे कि मैथमेटिक्स का इतना बड़ा रोल नहीं है, मतलब वो आइडियलिस्ट है, और जो ये पूरा मैथमेटिक्स का रोल है वो रियलिस्ट है। ये जो सर बाकी थे मिल्टन फ्रीडमैन वगैरह थे, या आप किन्स वगैरह देख लो, या आप सर एपी गॉस देख लो, तो ये बोलते थे कि नहीं मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एक साइंस है कि नहीं, ये बताओ। इकोनॉमिक्स एक ब्रोकन साइंस है, ब्रोकन साइंस है क्योंकि इकोनॉमिक्स में अप्रोक्स बता सकती है, अनसर्टेन नहीं होती है, तब भी एक पक्का नहीं बता सकती। जैसे आप इसके प्रूफ को, जैसे मॉडल है ना एम्पिरिकल इकोनॉमिक्स, आप मॉडल अपना, आपने एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड का मॉडल बनाया,
आपने अपने आंकड़े डाल दिए, इसको प्रेडिक्ट कर दिया, आप प्रेडिक्ट कर देते हैं एक ज्योतिष की तरह कि अच्छा ये संभावना है इतने अप्रोक्स, आप परफेक्ट नहीं बता सकते कितना रहेगा, आप बता देंगे अप्रोक्स, बट वो भी अनसर्टेन है, वो नहीं हो ऐसा हो कि शॉक लग जाए कुछ हो जाए, वो भी नहीं है। जैसे फिजिक्स में क्या होता है, प्रूवन हो जाती है कई चीज़ें, कई लॉज हो जाते हैं प्रूवन, आगे चल के ब्रेक हो वो बहुत अगली रेयर बात है, रेयर है, बट वो प्रूवन हो जाते हैं कहीं ना कहीं, जैसे लॉज बन जाते हैं वो। पर इकोनॉमिक्स एक ब्रोकन साइंस है, वहाँ अप्रॉक्स में काम होता है। जब हम MIT से भी थोड़े लेक्चर देखते हो, पहले प्रोफेसर बोलते हैं कि इट इज़ अ ब्रोकन साइंस। अच्छा, तो चलो approx में value देखो consider आपने करना इतने बड़े बड़े प्रश्नों को डील किया, मुझे भी इतना आपसे बहुत सीखने को मिला। बाकी मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। मैथ हमेशा इन्फ्लेशन को, कंजप्शन को, डिमांड को, एग्रीगेट सप्लाई को, मैक्रो लेवल पे इनकम को, आप लाइफ साइकिल की हाइपोथेसिस उठा लो, कंजप्शन को MPC, मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर या क्रेडिट क्रिएशन, मैथ ही जान इकोनॉमिक्स की, मतलब अगर फेस है इकोनॉमिक्स तो उसकी पीठ मैथ है, अब दोनों एक बॉडी ऐसा तो नहीं हो गया कि ये पीठ इतनी बड़ी हो गई है कि आज इकोनॉमिक्स लंगड़ा हो गया इससे? इकोनॉमिक्स और दिक्कत तो नहीं ज्यादा मैथ पढ़ने से दिक्कत तो नहीं, इकोनॉमिक्स ज्यादा ताकत हो गया है। मतलब इकोनॉमिक्स का जो मैथिफिकेशन सैमुअल्सन वेयर ने किया और ये जो फिगरें खींच खींच के जो किया, क्या इससे लाभ हुआ इकोनॉमिक्स को या इररिलेवेंट भी हो सकती है? सर इररिलेवेंट तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जो जिसमें जुड़ तो लाभ फिर है। साइंस क्यों नहीं हो रही? अगर मैथ सही यूज हो रहा है तो मैथ तो सही कैलकुलेशन करता है, तो क्या मानव व्यवहार को हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं? कई यूनिवर्सिटी अब ये भी कर रही है कि मैथमेटिकली कर रही है ट्राई कैलकुलेट मतलब calculate कर सकते सर हैं आप मानव बिहेवियर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना सर, तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं वो लगा रहे हैं कि इतनी उसकी यूटिलिटी थी, इतनी सेटिस्फेक्शन थी, कुछ साइकोलॉजी के लॉ लगे, क्या आप जज कर सकते हैं कि किसी के लिए इस पेन की कितनी जज कर सकते हैं? जज तब किया जाता है वैल्यू तो सर ये मार्केट में अगर मैंने 10 रुपए का पेन उतारा ना और 2% उतार दिया 10 रुपए लेके, तो आप आ जाएगा वीक, इसको वार बोलते हैं, साल बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग आ जाएगी, एक आएगी वीक ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग आपको इंडिफरेंस कर दे देगी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग आपको रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी देगी। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में आप बोलोगे कि नहीं मेरे को पेन चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है कि मेरे को चाहिए मेरी यूटिलिटी। ये थ्योरी जैसे कि इकोनॉमिक्स की कि कोई बच्चा पेन कितना शिद्दत से जाता है, सर ये आपको करती है, ये इंडिफरेंस वैल्यू जज कर सकती है सर, अप्रॉक्स तो कर सकती है, क्योंकि वार्क में ऐसा होता है, वीक एग्जाम पॉइंट्स में ऐसा हो सकता है कि ये जो है इंडिफरेंट हो सकता है कि इसकी यूटिलिटी नहीं है, मानो इसके बराबर एक पेंसिल भी है, उसकी भी 10 रुपए है, तो इंडिफरेंट हो सकता है कि इस पे जाऊं कि इस पे जाऊं, मतलब इसको सेम यूटिलिटी कर पे देंगे तो इसकी यूटिलिटी सेम होगी। उसके गुड्स को मतलब अगर 2 पेन ले ले, ये पेंसिल ले ले, तो XY करके बंडल में रहेगी कि इसको इतनी, इस नंबर पे इसको इतनी चाहिए, इस नंबर पे इसको इतनी चाहिए। बट आप स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग में देखोगे तो परफेक्ट हो जाएगा कि ये चाहिए, फिर वो ट्रांजिटिव वाला इसमें लग जाता है साइंस में। देखिए लक्ष्मी जी, आप जैसे व्यक्ति ने इतनी निडरता से, इतनी बेबाकी से हमें बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटे, कैमरामैन का भी धन्यवाद। थैंक यू।